आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और लंबे वीकेंड के पहले आज है हफ्ते की वायदा कारोबार की एक्सपायरी। दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत। 2 दिनों के दबाव के बाद आज क्या कुछ होगा, कहां होगी एक्सपायरी और क्या करें लंबे वीकेंड से पहले अगले हफ्ते की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। बस फिर से थोड़ी सुस्ती, फिर से ग्लोबल मार्केट सुस्ती, लेकिन एक जगह चुस्ती दिखी है दीप। दिखिए, हाँ, कहाँ पे? कल देर शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। जबरदस्त और लंबे समय बाद, मतलब मुझे पिछली बार ये याद नहीं आता कि कब ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों और कैप्टन से ज्यादा फोकस कोच पर था। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और वो राहुल द्रविड़ डिजर्व करते हैं द बॉल, बिल्कुल। और अच्छा है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। रोहित शर्मा T20 के नए कैप्टन, राहुल द्रविड़ हमारे नए कोच। और आई एम श्योर जिस तरह का रेस्पेक्ट है राहुल द्रविड़ के लिए पूरे देश में, दुनिया में सारे क्रिकेटर्स का, और लोग जितना प्यार करते हैं और जितने कुशल वो कोच अंडर 19 के रहे हैं, बिल्कुल। सो आई एम श्योर हिंदुस्तान की क्रिकेट को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मतलब कभी इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं जो इतनी सफलता पाने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल सर, मतलब हेड्स अलग लीग के ही आदमी, अलग लीग है। मतलब सबसे बड़ी बात, अच्छे खिलाड़ी कई आते जाते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं जो अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, और राहुल द्रविड़ उनमें से एक है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। कल जब मैं सारा एक कवरेज देख रहा था क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये वाकई में सही डिजर्विंग कवरेज है जो कैप्टन टीम्स के बजाय कोच पर ज्यादा फोकस है। तो चलिए, अच्छी शुरुआत हुई है टीम की। बिल्कुल सर, तो विनिंग स्टार्ट के साथ कल फिर एक मैच है, संडे को फिर एक है, मजा आएगा। और सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि अभी तो 2020 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, वापस से पिछले 3 मैच बैक टू बैक बिना ब्रेक के एक दिन के बाद ही न्यूजीलैंड। लेकिन इसमें एक चीज और भी दीप दिखती है कि 2 चीजें बड़ी अहम है। एक टॉस, और दूसरा अगर आपका दिन अच्छा हो या खराब हो उसके दम पर डिसीजंस हो जाते हैं। तो शायद 2 खराब दिन थे हिंदुस्तान की टीम के, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर। ऐसा परफॉर्मेंस 2 हफ्ते पहले आ जाती तो एग्जैक्टली। बट यंगस्टर्स हैं सारे के सारे, और कल का मैच देखने में मजा बहुत आया सर। बिल्कुल। तो चलिए, वहां से तो मूड माहौल अच्छा है, एक्सटेंडेड वीकेंड है तो वहां से भी मूड बेहतर है। मार्केट्स का मूड आप संभाले सर। मार्केट के मूड में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आज के संकेत बता दें और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अमेरिकी बाजारों में दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग होती दिखी। पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड यही है, लो लेवल पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद हो रहे। कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक वैसी जैसी हमारे यहाँ है। या तो हमसे अमेरिका सीख रहा है या हम अमेरिका से सीख रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पहले होता है, इसलिए हम ये मानेंगे वो हमसे सीख रहे हैं। मानने में हर्ज नहीं है, ठीक है। ओके, कच्चा तेल, ये इंटरेस्टिंग है और ये बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट हुआ दीप। सब खराब चीज़ों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही जो हमें भूलना और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये है कि कमोडिटीज़ के दाम तेज़ी से घट रहे थे। सिर्फ एक कमोडिटी ऐसी थी जो टिकी हुई थी, वो था कच्चा तेल। फाइनली अब $80 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, और हमारे लिए ये बड़ी राहत की संकेत है। थोड़ा तो पेट्रोल डीजल का दाम घटा है और थोड़ा कच्चा तेल नीचे आया है। तो 87-88 से $80 आना, 10% के आसपास का फॉल अच्छा माना जाएगा। वेदांत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिखा। आउट ऑफ सिलेबस आया है काफी लोगों के लिए। सो जो चीज आउट ऑफ सिलेबस हो उसका विश्लेषण करने का मजा अलग है। लिस्टिंग के लिहाज से आज बड़ा दिन है। 2 IPO आज लिस्ट होने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल पेटीएम, अब तक का सबसे बड़ा IPO, और सफायर फूड, बैक्टर्स, फिर आपका एक और कौन सा आया था, देवयानी। इन दोनों के बाद सफायर फूड का IPO भी लिस्ट होने जा रहा है। तो इन पर एक्शन रहेगा। जो बंद हुआ टारसन्स, वहां पे भी गजब का रेस्पॉन्स आया, 70-80 गुना। वही छोटे IPO में, इसलिए इस बार मैंने वो गलती नहीं की, सिगाची को अवॉइड कर दिया। अवॉइड इन द सेंस की पढ़ाई नहीं की, छोड़ दो 125 करोड़ में क्या होगा, लेकिन इसलिए टारसन्स में पढ़ाई कर ली तो काम आ गया। बिल्कुल सर। तो चलिए, लिस्टिंग का इंतजार और आपकी सलाह भी लेनी है सर। आज वीकली एक्सपायरी की भी करनी है तैयारी। बट जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा ये जो ग्लोबल मूड माहौल सुस्ती का है, कैसे देखें? एक फैक्टर जिसकी लगभग 6 महीने से मार्केट ने बात नहीं करी है, वहां पर हम देख रहे हैं कोरोना मामले US यूरोप दोनों में काफी तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं, पर कमोडिटी कूल ऑफ भी है। तो अच्छा बुरा दोनों है दिख रहा है सर। बिल्कुल दीप, और दोनों तरह के संकेत, और मार्केट भी वैसे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1-2 दिन ऊपर, 1-2 दिन नीचे। और अच्छी बात यह है कि जिस वजह से सबसे ज्यादा डर लॉन्गर टर्म के लिए ग्लोबल मार्केट्स के लिए इन्फ्लेशन बढ़ने का है, वो कम होता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल का नीचे आना ये न सिर्फ हमारे लिए अच्छा है,
एक्चुअली देखा जाए तो कच्चा तेल सीधा सीधा हर एक प्राइस के दाम, हर एक प्रोडक्ट के प्राइस पर असर डालता है, क्योंकि आप कुछ भी खरीदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कहीं न कहीं तो पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का योगदान होता ही होता है। आप एविएशन को देख लीजिए, उनके लिए फ्यूल सस्ता होगा, ज्यादातर कंपनियां जो रॉ मटेरियल के तौर पर पेट्रोल डीजल यूज करती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आता है, तो हर एक की जगह वो एक अच्छा संकेत है। बाकी कमोडिटीज काफी तेजी से घटी है, आयरन ओर से लेकर मेटल्स वगैरह काफी कम हुए। तो जो फेड चेयरमैन का कहना था कि इन्फ्लेशन को लेकर उन्हें डर नहीं है, चिंता नहीं, वो सही साबित हो रही है। देखिए उनका असेसमेंट सही था कि पीक हो गया है, पीक हो गया। अब इसमें रिस्क एक ही है इन्फ्लेशन में, चाइना कुछ ना कुछ मस्ती कर दे तो उनका भरोसा नहीं, उनका मतलब उनका भरोसा है, इन पे एक चीज का मुझे 100% भरोसा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस चाइना कुछ भी कर सकता है, वो करे तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत वाली इन्फ्लेशन को लेकर अब चिंताएं रहेगी। दूसरी तरफ एक और बात है जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले, अब तक रूस की चिंता थी, वहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सरप्राइजिंगली पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा मौतें हुई है। हालांकि इस वक्त वो पैनिक वाली बात नहीं है, और ऐसा भी समझा जा रहा है कि ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो सीरियस केस नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं है कि मतलब ठीक है थोड़े सिम्टम्स हैं कि कोरोना के, लेकिन आप घर पे ही क्वारंटाइन होकर भी ठीक हो रहे हैं या दवाओं से ठीक हो रहे हैं। तो जो पैनिक वाली सिचुएशन वेव 1 वेव 2 में थी वैसे दिख नहीं रही, लेकिन आप आंख नहीं बंद कर सकते, परेशान नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर इन आंकड़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक देश में जरूरत से ज्यादा आंकड़े बढ़ जाए तो फिर वो दुनिया भर में फैलने में टाइम नहीं लगता, और स्पेशली तब जबकि सब तरफ ओपन अप हो चुका है। लगभग सारे देश अब आने जाने पर पाबंदियां कम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन शुरू हो चुका है। तो थोड़ी सी कोरोना को लेकर ध्यान में रखना होगा, लेकिन कोरोना को लेकर भी 2 चीजें हो सकती दीप, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अचानक किसी दिन बाजार का मूड खराब हो और बोले कि आज मुझे गिरना है, अच्छा गिरने के लिए क्या कारण ढूंढूं, चलो कोरोना के आंकड़े बढ़ गए इसी पे गिर जाते हैं। करेक्ट। लेकिन लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म मुझे लगता है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़े हुए रहते हैं तो चिंता की बात नहीं है बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि फिर फेड की टेपरिंग या फेड की ब्याज दरें बढ़ाने का जो सिलसिला है वो और रुकता हुआ और टलता हुआ नजर आएगा। सो जब तक कोरोना जिंदा है तब तक मार्केट के लिए पैनिक वाली या टॉप बनने वाली या गिर जाने वाली सिचुएशन नहीं है। जी मुझे याद है सेकंड वेव में भी यही हमारा डिस्कशन हुआ था कि कोरोना पीक आउट होगा तो मार्केट, कोरोना बॉटम आउट होगा तो मार्केट पीक आउट, और कोरोना पीक आउट हुआ तो मार्केट बॉटम आउट हुआ है। सो अभी तक शायद ये दोनों ही सिचुएशन में आने में वक्त तो ठीक है। ग्लोबल मार्केट भी मिले जुले हैं, संकेत सुस्ती के हैं, दोनों तरफ के ट्रेड है, आराम के मूड में है, वैसे ही मामला, खबरें भी दोनों तरफ की हैं। कब पिछली बार हमने देखा था डाउ फ्यूचर 10-20-25 पॉइंट ऊपर नीचे दिन भर ट्रेड करते हैं, हार्डली होता है, हार्डली ऐसा होता है, मतलब इंटरेस्ट की कमी है सर। बिल्कुल, थोड़ी इंटरेस्ट की कमी वहां पर है। आज का सेटअप समझू सर, उससे पहले एक जो आउट ऑफ सिलेबस कल शाम एक और चीज हुई है, वेदांता। हाँ, अब तक बाजार कुछ और नजरिया बना रहा था, बट सडनली कंपनी कह रही है कि अब वैल्यू अनलॉकिंग करने वाले हैं, डीमर्जर करने वाले हैं, इनके की कारोबार, एल्यूमिनियम देख लीजिए, ऑयल एंड गैस देख लीजिए, जो बाकी मेटल्स हैं वो देख लीजिए। कैसे समझें इसे? थोड़ा सरप्राइजिंग है, और एक्चुअली है ना, ये बड़ी कंपनियों के केसेस में ये समझना बड़ा मुश्किल काम है कि वो चाहते क्या है जी। क्योंकि है ना, आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेट्स अगर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग 2 तरीके की हो सकती है। सी, ये मेरा 30 साल का अनुभव जो मैं बताऊं दीप, मंदी के मार्केट में कंपनियां आमतौर पर सारे बिजनेस को एक साथ मिलाती है। ओके, तो उसमें क्या है, आपका HUF है ना, 2 फैमिली मेंबर कमजोर है, इनकम सबकी कंबाइन कर लो, अच्छा दिखता है, उनका भी चल रहा है आपका भी चल रहा है जी। और जब तेजी का मार्केट आता है तो सबको अलग अलग करो, वैल्यू अनलॉकिंग होगी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये ना दीप बहुत अच्छा करा, लेकिन अनिल सिंह भी अच्छा नहीं करे, तो इनके चक्कर में दीप की वैल्यू नहीं आ रही, चलो ये करो। ये तेजी के मार्केट के, तो तेजी के मार्केट में डीमर्जर होते हैं, मंदी के मार्केट में मर्जर होते हैं। अंडरस्टूड, है ना ये एक चीज है। एक चीज है। दूसरी चीज, अब नो डाउट बहुत सारे बिजनेसेस है वेदांता में, ऑयल एंड गैस है, आपका आयरन ओर है, एल्यूमिनियम है, अलग अलग तरह के हैं। तो उस लिहाज से वैल्यू अनलॉकिंग करना या डीमर्जर करना गलत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम की कंपनी लेना पसंद करूंगा, मुझे ऑयल एंड गैस में इंटरेस्ट है तो वो लूंगा, लेकिन आज मुझे वेदांता लेने में सब कुछ लेना पड़ता है। करेक्ट। सो वो एक तरह से आप ठीक कह सकते हो और जस्टिफाइड भी है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इसमें फायदा किसको होता है? फायदा प्रोमोटर्स को होता है या रिटेल इन्वेस्टर्स को? जी, ये बहुत जरूरी है, और स्पेशली वेदांता के केस में
क्योंकि जो कंपनियां कई बार रिस्ट्रक्चरिंग करती है, उनके केस में ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जी। तो पहली चीज तो वो है, इसलिए मैं रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हूं। नहीं है? नहीं। ओके। नहीं नहीं है। नहीं उत्साहित होने के पीछे दूसरी वजह और है जी। अब तक जो मैनेजमेंट के एक्शन से ये लग रहा था कि वो डिलिस्ट करवाना चाहते हैं, करेक्ट। उन्होंने 2 बार ट्राई कर लिया, अपनी स्टेक भी बढ़ाई, ये भी लग रहा था कि शायद दिसंबर तक का समय है, उसके बाद में एक बार फिर से वो डिलिस्टिंग ऑफर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों चीज तो नहीं करेंगे। यस, एग्जैक्टली। अगर मैं जो एक्शन आ रहा है सामने उसके बेसिस पे सोचूं तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब ये कि अब उन्होंने डीलिस्टिंग टाल दिया है। टालने की वजह हो सकती है, एक जमाने में 87 रुपए में उन्हें लगता था डीलिस्टिंग ऑफर देना चाहिए और 140-50 में रिवाइज करना है, करेक्ट। वो वैल्यू हो सकता है मैनेजमेंट को लगे कि उस वक्त वैल्यू थी, उस वक्त हमें डीलिस्टिंग करना ठीक था। अब 350 में हम क्या डीलिस्टिंग करें, और 350 में डीलिस्टिंग करें, 500 का ऑफर देना पड़े, 400 का देना पड़े, और उसमें भी गारंटी नहीं कि हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा ऑप्शन, उनकी सोच में ये सही हो सकता है। लेकिन अगर एज ए शेयर होल्डर मैं सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि डीलिस्टिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपसाइड लिमिटेड है। सो फिर वैल्यू कैसे बनेगी? वैल्यू अगर मैनेजमेंट की माने डीमर्जर से बनेगी तो फिर आपको डीमर्जर स्कीम प्रॉपर तरीके से देखनी होगी कि डीमर्जर स्कीम के बाद शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनती है या प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ती है। वही समझना है, वो चीज समझनी होगी। इसलिए मैं अभी न्यूट्रल हूं इस खबर का। हाँ, स्वैप रेशियो क्या होगा, अभी मैं न्यूट्रल हूं कि न मैं इस खबर से बहुत खुश हूं न बहुत दुखी हूं। जहां तक स्टॉक प्राइस का सवाल है, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि खबर के पहले थोड़ा स्टॉक चला हुआ भी है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही है बाकी मेटल शेयरों के मुकाबले में, तो हो सकता है एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, आनी भी चाहिए। बट अदरवाइज मतलब बजाय इसके कि इस खबर के दम पर आप कूदें, स्कीम देखें कि रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी। और अभी तो शायद मेरे ख्याल से कमेटी बन रही है। अभी तो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन को बोर्ड मानेगा फिर लागू करेगा। टाइम है, वेट एंड वॉच, लंबा टाइम है। ठीक है, तो चलिए। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है। हाँ, कमेटी का गठन, जो काम तुरंत नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। सही बात है। पर तभी आपने जो IRCTC की बात कही, इमीडिएटली जो डिसीजन उन्होंने उस समय इसीलिए था, तब जो फास्ट डिसीजन लेता है ऐसा वहीं पर आता है। चलिए, तो ये है आपके लिए वेदांता की बड़ी खबर, नजर रखेंगे इस काउंटर पर भी। आइए सर, आज का सेटअप भी आपसे समझना है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और लगातार हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो नीचे के सपोर्ट बाजार टेस्ट कर रहा है, तो कैसे समझे? फॉर ए चेंज दीप, आज पॉजिटिव ट्रिगर एक ही है खाली, FNO के। नेगेटिव भी एक ही है ग्लोबल, बाकी सारे न्यूट्रल है। तो ये आपके लिए आज के संकेत हैं। 17,800 17,825 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन लंबा वीकेंड है, हफ्ते की एक्सपायरी है। 17,675 17,750 स्ट्रॉन्ग बाय जो है, अगर इस रेंज में गलती से बाजार पहुंचे तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दोनों करनी ही चाहिए। 17,950 18,000 दिन की ऊपरी रेंज है। 18,025 18,100 ये वो रेंज है जहां पर बाजार अगर आता है तो वहां पर बिकवाली, शॉर्ट्स, सब कुछ होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी 37,750 37,825 दिन का सपोर्ट जोन है। 37,525 37,675 ये अगला मजबूत सपोर्ट जोन है जहां बैंक निफ्टी रुकने की, ठहरने की कोशिश करेगा। कमजोर तो है बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं। बड़ी मुश्किल से कल 38,000 बचा पाए हम, और एक उछाल जो मिला वो मिला, उसके बाद टिके नहीं ऊपर। ऊपरी रेंज इस लिहाज से 38,300 38,450 की बनकर आती है। इसके ऊपर निकलने की संभावना कम है। अगर निकले तो 38,550 38,725 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है जहां पर आपको बिकवाली करनी, मुनाफा वसूली, ये बिकवाली की रेंज ही मान लीजिए। ये है आपके लिए बड़े जोन जिस पर आपको नजर रखनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी ओके, तो ये है आपके लिए बड़े जोन। दिन के लेवल्स की बात करें सर, तो आज ट्रेडिंग कैसी दिख रही है? 17,825 18,000 दिन की छोटी रेंज है। 17,750 18,025 दिन की मीडियम रेंज है, और 17,675 से लेके 18,100 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप। ये आपके लिए लेवल्स निफ्टी पर रेंज के लिए आज से। बैंक निफ्टी 37,750 38,300 ये बैंक निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है, ये आप ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी की मीडियम रेंज 37,675 38,450 मीडियम रेंज है।
और बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज 37,500 से लेकर 550 से लेकर 38,550 की, ये लंबी वाली बड़ी 1000 पॉइंट की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ओके, तो ये है 1000 पॉइंट की बड़ी रेंज निकल कर आ रही है और दिन के हिसाब से जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर डेटा क्या कह रहा है पीसीआर का, एफआईएस का? एफआईएस की पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं, 54 से 55%, वही 50-55% की रेंज में वो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है जी। 0.81 ये ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब ओवरसोल्ड मार्केट में दो ही चीजें हो सकती है, सुस्त खुलने के बाद या तो आप पहले गिर जाएं और फिर रिकवरी दें, या पहले बढ़ जाएं और फिर गिरें। ओके। सो एक रिकवरी तो आज 100% ड्यू है, वो आनी है। अब वो गिर कर आए पहले तो बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा हांगकांग वगैरह 1.25% नीचे है, थोड़ा एशिया ढीला है मामला, ठीक है ना। तो हो सकता है आप सुस्त खुलने के बाद पहले नीचे आ जाए, 17,800 825 के आसपास आ जाए, वहां से शॉर्ट कवरिंग आए, तो शॉर्ट कवरिंग तो पक्का एक मिलेगी। अब शॉर्ट कवरिंग में ये दो चीजें हैं कि वो टिकाऊ कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। ऐसे में ऊपर के लेवल पर जहां आपको मौका मिले वहां पर आप हल्के हो जाइए, पोजीशन हल्की कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि रिकवरी बहुत ही अच्छी होगी, जहां पर शॉर्ट करने के लेवल आ गए, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। और यही एकमात्र आज का अच्छा पॉइंट है कि बाजार हल्के हैं लॉन्ग साइड पर। राइट। आज अगर मतलब काटने की जल्दी है तो शॉर्ट सेलर्स को है कि हमें शॉर्ट काटना है, मुनाफा बुक। हाँ, लॉन्ग ट्रेडर्स को बेचने की अब जल्दी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना बचा नहीं है। करेक्ट है ना, करेक्ट। स्पेशली इंडेक्स में, स्टॉक्स में हो सकता है, स्टॉक्स में अपनी अपनी पोजीशन किस तरह की फंसी, और स्टॉक्स की एक्सपायरी भी नहीं है। एक्सपायरी इंडेक्स की है वीकली है, स्टॉक्स की तो महीने भर की। तो देखिए स्टॉक्स में जो आपकी तकलीफ है वो तो आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल है, इंडेक्स की तकलीफ है वो ओवरऑल पूरे देश की है जी, है ना। सो स्टॉक्स में कम से कम मार्केट ओवरबॉट नहीं है, लॉन्ग ज्यादा बचे नहीं है, शॉर्ट ज्यादा है, ये आप कंफर्ट ले सकते। अब होता है क्या, अगर इंडेक्स आपका ज्यादा न गिरे तो स्टॉक्स पे गिरावट तो रुकी जाती है, थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, तो वो उस हिसाब से आप हल्का फुल्का कंफर्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज के संकेत और साथ ही सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी। बताएं सर फिर पोजीशंस में क्या करना है? आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखिए 125 पॉइंट नीचे 17,775 पर, और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए 17,875 पर। यानी कि एक नेगेटिव क्लोजिंग अगर आज फिर से मिलती 20-25 पॉइंट नीचे, तो फिर थैंक यू वेरी मच कर दीजिए भाई, हमें तेजी की पोजीशन नहीं रखनी, लंबे वीकेंड पर सोमवार को देखी जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी 37,900 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे। बेसिकली 38,000 होता है, लेकिन 40 पॉइंट ही ऊपर बंद हुए हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और नीचे रख लेते हैं, 37,900 ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके। शॉर्ट अगर आपके हैं तो चेहरे पे आपके मुस्कुराहट है पिछले 2 दिनों से। अब 18,025 कल के हाई के ऊपर निकले तो डे ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट को काट लें, लेकिन क्लोजिंग 18,125 के ऊपर जब तक नहीं होती तब तक शॉर्ट ना काटें, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस बहुत क्रिस्टल क्लियर है 18,125, और अगर आप ऐसे डे ट्रेडर हैं कि आप 200 पॉइंट की रिस्क ले सकते हैं तो आप भी स्टॉप लॉस 18,125 ही रखें। लेकिन डे ट्रेडर्स की रिस्क अलग होती है, पोजिशनल ट्रेडर्स की रिस्क अलग होती है, तो उस लिहाज से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस एक ही दूंगा डे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, वो 38,550 का है। चाहे तो 50 पॉइंट और ऊपर रख लें, 38,600 ज़्यादा सेफ है, बट 38,550 भी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर होता है, तो उस हिसाब से। और जिनको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है दीप, उनका 38,300 निकल कर आता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 38,550 मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है स्टॉप लॉस। 38,560 की क्लोजिंग मिली थी, उसके ऊपर की क्लोजिंग वापस मिलने पर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ताकत आपको दिखेगी। तो ये स्टॉप लॉसेस के लेवल है जो आपको ध्यान में रखना। क्लियर है सर। नई पोजीशंस कैसे बनानी है आज? निफ्टी खरीदें 17,750 17,825 की रेंज में अगर आता है बाजार तो वहां पर धीमे धीमे खरीदें, 825 पे थोड़ा लें, 750 पे आए तो और ऐड करें। 17,675 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो ऊपर बनेंगे 17,875 और 17,900 दो छोटे टारगेट हैं, 17,950 और 18,000 मीडियम टारगेट। इन टारगेट्स के लिए आपको इस रेंज में करनी है खरीदारी। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और इतने नीचे का इंतजार नहीं करना चाहते और निफ्टी की शुरुआत हो तो 17,775 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, जो कि यहां से 125 पॉइंट नीचे है। ऊपर का टारगेट जो बनेगा 17,950 और 18,000 छोटे टारगेट हैं। 18,025 और 75 मीडियम टारगेट है, और 18,100 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 200 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट नीचे, ब्रॉडली 17,900 से जहां हम बंद हुए हैं। अब आइए बारी बेचने की। एक उछाल का इंतजार करें बेचने के लिए, 18,000 18,100 की रेंज में मिले वहां पर बेचे। सपोज आपको ज़्यादा बेचना है, एक 18,000 पे बेचा है,
18,025, 18,075, 18,100 ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बेचते जाएं। दो ही बेचना है तो एक 18,000 पे बेचो, एक 18,100 पर बेचो, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस क्लियर है, 18,150 का स्टॉप लॉस रखना है। दो छोटे टारगेट 17,950, 17,900, मीडियम टारगेट 17,875 और बड़े टारगेट 17,825, 17,800। तो नीचे के टारगेट भी कोई 17,800 के नीचे के में नहीं दे रहा, ऊपर के टारगेट भी 18,100 के ऊपर के नहीं दे रहा है। छोटी रेंज, हाँ, छोटी रेंज के हिसाब से यहाँ पर करनी है बिकवाली। अब कुछ ट्रेडर्स ऐसे हो सकते हैं जो इंतजार न करें इस रेंज का। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दीप अलग है। अगर शुरुआत या हल्की सी गैप अप मिले आपको ऊपर की तरफ तो एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी बेचे। स्टॉप लॉस 18,050 का होगा, टारगेट 17,825, 17,800, 17,750 और 17,675। अगर 18,050 पार नहीं होता है तो 17,675 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली कर लेंगे। ओके, चलिए तो आज 17,800 आज दोनों ही तरह के दिए मैंने, दोनों तरफ के बाय और सेल दोनों ही अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है आपको 38,450 से 38,600 की रेंज में। अगर इस रेंज में आए तो बहुत बढ़िया लेवल है बेचने का। 38,300 के बाद से सोचना देखना मूड बनाना शुरू करें। समझो 38,300 तो आ गया और आपको डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे दिखता है तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। Okay. अगर आपको डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर दिखता है और आप 38,300 पे तो थोड़ा रुको, फिर 38,450 से बेचो। तो जब आप बेचने का डिसीजन ले रहे हैं तो खाली लेवल ही नहीं देखना है, मूड माहौल भी चेक करना है सामने। पता चला निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप वो देख कर करिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 38,450 से 38,600 की रेंज में मैं कंफर्टेबल हूं बेचने के लिए। 38,750 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं सोच समझ कर, ताकि आपका ट्रिगर ना हो। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप वो 38,300, 38,200, 38,050 और 37,975, ये सारे टारगेट जिनके लिए करनी है बिकवाली। अब आइए खरीदारी करने के लिए 37,575, 37,750 की रेंज मुझे सेफ दिखती है। वो है दूर, यहाँ से 400 पॉइंट करीबन दूर है, 300 से 400 पॉइंट। अगर आए तो खरीदिए, चांस मुझे कम लगता है फ्रेंकली कि इस रेंज तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी ने कल थोड़ा सा संकेत पहली बार हल्की सी शॉर्ट कवरिंग का दिया, हालांकि क्लोजिंग कोई अच्छी नहीं हुई है लेकिन फिर भी दिया है। तो अगर इस रेंज में आए तो आप एक चांस ले सकते हैं 37,450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का। 37,750, 825 छोटे टारगेट हैं, 37,975 और 38,050 मीडियम टारगेट है और 38,200 इसका फाइनल टारगेट बनेगा खरीदारी करने के लिहाज से। फॉर अ चेंज आपको थोड़ा सरप्राइज होगा आज। मैंने बैंक निफ्टी के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स की भी सलाह दी लेकिन वो खरीद बिकवाली की नहीं है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा दीप 37,900 का। इसके नीचे जाए तो फिर 100% आप निकल जाए, फिर मत रखिएगा। बल्कि आप, मैं ये कहूंगा कि जिनको छोटा रखना है कल के लो का ही रख ले। अगर कल का लो टूट भी जाए तो फिर ये उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। अगर 37,900 टूट जाता तो फिर समझ लीजिए कि ट्रेड गलत हो गया हमारा। तो और अगर इसके नीचे खुले तो लेना भी नहीं है, तो ट्रेड करना भी नहीं है ये वाला। अगर गैप डाउन खुल जाए तो ट्रेड करना भी नहीं है, ठीक है। सो 37,900 स्टॉप लॉस होगा, 38,200, 38,300 छोटे टारगेट, 38,450 मीडियम टारगेट है, 38,550 और 600 बड़े टारगेट जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में। तो ये है पूरा लेवल आपके लिए। कल थोड़ा इनिशियली स्टार्टिंग में सर लगा भी था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो आज स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट संकेत आए थे। कह नहीं सकते, मतलब वो कौन दिल कहता होना चाहिए, दिमाग कहता ना, ये हो गई नहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरफ जाएगा बैंक निफ्टी। एक अच्छी बात है सर, रोज बैन लिस्ट छोटी होती है। हाँ, नई एंट्री नहीं हो रही है, एग्जिट्स हो रही हैं। अब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ये भी बैन से बाहर आ गया, तो आज बैन लिस्ट में सिर्फ नाल्को, IRCTC, BHEL, सन टीवी, सेल और इंडिया बुल्स रहेंगे। तो जो 9 की लिस्ट थी वो धीरे धीरे अच्छा भी मान सकते हो और दूसरा ये भी मान सकते हो कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स और लेवल्स पर डेटा अगर समझें सर। एफआईज की डेटा देखिए, 100 पॉइंट निफ्टी आपका गिरे, 250 पौने 300 पॉइंट बैंक निफ्टी घटे और 350 करोड़ की खाली कैश में बिकवाली हो, 100-125 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे तो बिकवाली बहुत छोटी है। बहुत छोटी। इसका घरेलू फंड ने खरीदा नहीं, उनकी भी 60 करोड़ की बिकवाली, लेकिन बहुत छोटी है। इंडेक्स फ्यूचर्स 111 करोड़ के एफआईज ने खरीदे हैं। सो एक चीज क्लियर है दीप की, एफआईज का इंटरेस्ट कोई खास बड़ी बिकवाली का या बड़ी खरीदारी का इन लेवल पर है नहीं। घरेलू फंड भी वैसे ही, तो ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज है जी। सी कंफ्यूज भी क्या है कि देखिए, वो इंतजार करने की आदत खत्म हो गई। करेक्ट, मतलब आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते या तो आपका टारगेट आ जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, अगर दोनों ही ना हो तो वहीं पर अटके हुए हैं। तो ये जो दोनों ना होने वाली सिचुएशन सबसे खतरनाक है जी। इसमें ना आदमी ना मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है।
स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में तो खाली फाइनेंशियली फ्रस्ट्रेट होता है कि जल्दी से हो गया। करेक्ट। मेंटल फ्रस्ट्रेशन की एक अलग वैल्यू है जी। सो वो हो रहा है। सो वो टाइम ही चला गया कि आप आराम से पैसा बना लेते हैं। अब पैसा आपका तभी बनता है जब आप कम खरीदो या कम बेचो और थोड़ा वेट करो। और ये बात मान के चलो कि आपका ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड नेगेटिव जाएगा। आपने खरीदा तो थोड़ा नीचे जाएगा, बेचा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि आप इतने परफेक्ट तो मतलब अभिमन्यु तो है नहीं कि भाई सब सीख के ही आए हैं सब। जब दुनिया में आए थे तो एकदम सही लेवल पे एग्जैक्ट वहीं पे बेचेंगे, एग्जैक्ट वहीं पे लेंगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर इसमें जो ये पिछले 1.5 साल में जो नए ट्रेडर्स आए हैं उनको एक सीखने वाली चीज है बहुत, कि अगर आप ये फ्रस्ट्रेशन नहीं झेल सकते तो फिर आपके लिए ना लंबे समय तक मार्केट में टिकना मुश्किल होगा। और इसको झेलने का तरीका एक ही है दीप, कि नंबर ऑफ पोजीशंस कम करो, क्वांटिटी कम करो, एंट्री लेवल का इंतजार करो, होए तो ठीक, नहीं होए तो छोड़ दो। ये जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 1.5 साल में एंट्री की, उनको पुराने भी सीख सकते हैं लेकिन नए को तो सीखना ही चाहिए, नए को तो सीखना ही चाहिए। ये बड़ा लेसन है जो पिछले 4, 5, 7 दिन से 2 हफ्ते से मार्केट हमें सिखा रहा है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल उस लेवल तक नहीं आ जाना चाहिए जहां आप एक तो गलत ट्रेड करना शुरू करें और गलत ट्रेड करने के बाद बोले दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, छोड़ो यार मुझे मार्केट में नहीं करना। वो नहीं होना चाहिए। आपने जो कमाया है वो बचाना आना चाहिए। तो ये डेटा हो गया आपके एफआईज वाले। एफएनओ के डेटा में दीप 17,800 पर सपोर्ट है, 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 पर रुकावट है, 64 लाख शेयर ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बराबर है, वो पार होना मुश्किल है। तो 17,800 टूटेगा, फ्रेश मंदी होगी, 18,000 पार करेंगे तो फिर से रिकवरी के संकेत दिखेंगे। और इसके बीचों बीच 17,900 जहां 34 लाख शेयर पुट में है, 31 लाख शेयर कॉल्स में, और कल 23 लाख शेयर कॉल राइटर्स 17,900 पर जुड़े हैं। तो 17,900 मेक और ब्रेक लेवल है। इतने क्रिस्टल क्लियर लेवल हार्डली मिलते हैं, बंद भी वही हुआ है 17,900 पर। एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी 38,000 आखिरी उम्मीद है, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। इसके नीचे जाते ही जो लॉन्ग ट्रेडर्स है बैंक निफ्टी के वो परेशान होंगे और 37,900 के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू होगी जो 200-300 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी को और नीचे गिरा सकती है। अगर 38,000 के आसपास 37,900 38,000 को होल्ड करते हैं तो ऊपर में 38,400 38,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आएगी। तो 38,300 से 38,500 कंजेशन जोन है ऊपर की तरफ डेटा के लिहाज से। ठीक है सर। तो आइए ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, पूरा ट्रेड सेटअप पर बात करनी है आज 2 नई लिस्टिंग्स की, और सबसे बड़ी जो आईपीओ आई थी अब तक की उसकी आज होने वाली है लिस्टिंग, पेटीएम। क्या सलाह है सर? सलाह तो वही थी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लगाना नहीं है पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर से वही लगाए। नए जमाने के बिजनेसेस है, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मार्केट लीडर है, और मोनोपोली काइंड भी आप कह सकते हैं। बाकी सब मिलकर इनके बराबर नहीं हो पाते हैं जी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हर एक चीज है जो एक कंपनी में आप देखना चाहते हैं, नई कंपनी में देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो है जो परेशान करने वाली है इन्वेस्टर्स के लिए, और जिसकी वजह से हमने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, और वो हाई रिस्क लेने वाले, कि वैल्यूएशंस महंगे वो भी तब जबकि आपके लिए मुनाफे में आने का अभी वक्त है। अनडाउटेडली जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, 3 तरह के बिजनेसेस मेनली हैं इनके, पेमेंट सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 3 बिजनेसेस हैं जिनसे रेवेन्यू आता है। इंडिपेंडेंटली 2 बिजनेसेस आपके प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल सर्विसेज के शायद जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी में ये निवेश करते हैं, नए बिजनेसेस में जाकर निवेश करते हैं, मसलन अभी इंश्योरेंस में कर रहे हैं कि भाई आप आराम से पेटीएम से इंश्योरेंस भी खरीद बेच सकते हैं, पेटीएम से म्यूचुअल फंड खरीद बेच सकते हैं, पेटीएम से ब्रोकिंग कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो अपना देते हैं उसमें इन्वेस्ट करना होता है, और उस वजह से इनके लॉसेज लगातार आते रहते हैं। और उस लॉसेज आने का एक फायदा भी है दीप, कि आपका जो मुनाफा आ रहा है उसका सामने टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। तो कुछ फायदे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। और प्रॉफिट देखने के फायदे क्या है वो आपने देखा, किस तरह से जोमेटो और नायका के रेस्पॉन्स में फर्क है। नायका प्रॉफिटेबल था तो रेस्पॉन्स अलग मिला, देवयानी समय से पहले प्रॉफिट में आता दिखा तो स्टॉक कैसा होगा। सो प्रॉफिट तो देखना है। स्टार्टअप में एक साइज आपकी बन चुकी है, और ये कोई स्टार्टअप ऐसे नहीं कि जो 2-3 साल पुराने हो। फर्स्ट मूवर है, इन्होंने अपनी ब्रांड बना ली है, नाम कर लिया है, मार्केट शेयर ले लिया, अब मार्केट प्रॉफिट देखना चाहता है। और अगर वो प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो फिर मामला मुश्किल है। और दूसरा एक बड़ी साइज का आईपीओ है, तो ऑल बायर सेटिस्फाइड है, सबको फंड्स भी और वैसे भी। सो मेरा ये समझना है कि इशू तो लिस्ट आईपीओ प्राइस के नीचे ही होगा। अच्छा,
नीचे होगा, ओके। आईपीओ प्राइस के ऊपर तो लिस्ट नहीं होगा, नीचे तो होना ही है। अब नीचे होने के बाद क्या, 10-15% अगर गिर जाता है तो मुझे लगता है फिर वैल्यूएशंस ठीक है, वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। और बाकी तो आज इनके लिए वो सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। मकवायरी की रिपोर्ट 1200 के टारगेट के साथ 1200 का टारगेट, अभी आशीष बताएंगे भी उसके बारे में। सीधा 1200 का टारगेट, आधे का टारगेट, तो थोड़ा इसलिए देखें गिर के कहाँ तक गिरता है। अगर 10-15% नीचे आता है तो वहाँ सोच सकते हैं रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि तब वैल्यूएशंस आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत आकर्षक हो जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर 15% नीचे मिलता है तो, अगर ये इशू 15% नीचे आता तो मैं कहता था कि पैसा लगा लीजिए आराम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 15% नीचे मिलता है चांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वही है कि दीप, चांस उन्हीं लोगों को लेना है जो नए जमाने के बिजनेस को समझते हैं। अगर बिजनेस नहीं समझते हैं तो नए जमाने के स्टॉक्स की जो रिस्क है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात जरूरी है। तब लगाइए। क्लियर है सर। तो चलिए, पेटीएम सुस्त लिस्टिंग होगी, गिरावट के बाद कमजोर लिस्टिंग होगी। कमजोर है, सुस्त भी नहीं, कमजोर लिस्टिंग होगी। गिरावट के बाद आपको शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी सफायर फूड सर। ये ठीक लिस्ट हो जाएगा इशू प्राइस के ऊपर, और इसमें राय हमारी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। सेम जैसा देवयानी वाला मामला था कि प्रॉफिटेबल जैसे ही होगा आपको, देवयानी का इनका तो बिजनेस मॉडल भी ऑलमोस्ट सेम है। सो ज़्यादा फर्क नहीं है। साइज देवयानी की 20% थोड़ी सी बड़ी है इनसे, अदरवाइज कुछ भी अलग नहीं है। सो देवयानी जितना हमको पसंद था उतना ही सफायर पसंद है। मेरा यह मानना है थोड़ा सा लिस्टिंग प्रीमियम पर हो सकती है, और ये लिस्टिंग की प्राइस हो सकती है 1275 से 1325 की रेंज में, वहाँ लिस्ट हो सकता है स्टॉक। और 1180 का इशू प्राइस था। रेस्पॉन्स भी ठीक था आईपीओ को, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी फॉलोअप बाइंग रह सकती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखें। 1180 के नीचे जाए तो ही आपको बेचना, जाएगा नहीं, ताकि आपका क्या है कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। ओके, अंडरस्टूड, है ना। तो और वो भी इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। आपके पास इन्फो एज है, आपके पास जोमेटो है, आपके पास देवयानी है, मिसेस बेक्टर फूड है, ऑप्शंस हैं, वेस्ट लाइफ है। सिमिलर काइंड ऑफ, पहले एक ही जुबिलेंट हुआ करता था, सडनली एक साल में सारे, एक साल में सब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। इसलिए आप है ना, जहां वैल्यूएशंस ठीक लगेंगे वहां मूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए राय है। इशू प्राइस 1180, उसका स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें। ओके, तो ये है आपके लिए सारी आईपीओस पर डिटेल्स, आज की 2 बड़ी आईपीओस की लिस्टिंग पर आपकी स्ट्रैटेजी, और साथ ही आपकी आज बाजार की भी स्ट्रैटेजी। आइए आप बताएं आपको कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं और ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं। देवांशी और मानसी हमारे साथ हैं तैयार, साथ ही आशीष से भी जानेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एस्कॉर्ट्स पर नजर रखे, पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा सागर सीमेंट एक्सपेंशन और अधिग्रहण के लिए पूंजी जुटाने पर कंपनी फैसला करेगी। स्टील स्ट्रिप व्हील्स स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है जिस पर हमारी नजर होगी, और साथ ही आईपीओ के अपडेट 2 है मेरे पास। टारसन्स प्रोजेक्ट तीसरे और आखिरी दिन तक करीब 77 गुना भरता हुआ दिखा, जिसमें क्यूआईबी हिस्सा जो है 115 टाइम्स और रिटेल हिस्सा 10.6 टाइम्स भरता हुआ हमने देखा। प्राइस बैंड 635 टू 662 की रही, और आईपीओ का साइज जो है 1024 करोड़ का है। गो फैशन लिमिटेड का आईपीओ, आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन जो आईपीओ है 2.4 टाइम्स भरता हुआ दिखा, जिसमें क्यूआईबी हिस्सा 0.25 टाइम्स और साथ ही रिटेल हिस्सा 12 टाइम्स भरता हुआ हमने देखा है। आईपीओ की जो डेट है वो 17 से लेकर 22 नवंबर तक, यानी कि सोमवार तक की आईपीओ खुला रहने वाला है। इशू साइज 1014 करोड़ का है, और प्राइस बैंड 655 से 690 रुपए की यहाँ पर तय की गई है। तो आईपीओ मार्केट में एक्शन है भरपूर। खबरें क्या कह रही हैं आज, एक बार देवांशी से जाने। मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए, आज सबसे पहले तो फुटवेयर स्टॉक्स हैं, जो लेदर इंडस्ट्री है उस पर आपको फोकस करके चलना है। अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं, जहां पे पीयूष गोयल जी का बयान है कि यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लेदर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहते हैं। जनवरी और फरवरी में जीसीसी देशों के साथ भी यहाँ पे अग्रीमेंट पर बातचीत होती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखें। जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कंपनी ने वीनस ड्रिलिंग से ऑफशोर जैकअप रिग जिंदल सुप्रीम यहाँ पे खरीदारी की है। 125 करोड़ में ये जो ऑफशोर रिग है वो खरीदा है। फिलहाल ओएनजीसी के अंडर ये ऑपरेट करता हुआ दिख रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 400 करोड़ का है, और सामने कंपनी ने अधिग्रहण किया है करीब 125 करोड़ का। जोमैटो, अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप देखिए रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्रोफर्स में करीब $500 मिलियन तक के निवेश की योजना कंपनी की तरफ से है, और साथ ही उनकी जो यूके की सब्सिडरी है
उसको कंपनी ने कल ही डिसॉल्व कर दिया है और ये आज से इफेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी छोटे देशों में अपनी जितनी भी सब्सिडीज है उसको डिसॉल्व करके भारतीय कारोबार पर ज़्यादातर फोकस करना चाहते हैं, तो इसी पर आज ये स्टॉक पर भी नजर रहेगा। और आखिर में मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस स्टॉक पर आप नजर रखें जहाँ पे फाइनल QIP प्राइस जो है वो आती हुई दिख रही है 1170 पर, और मैं आपको बता दूं कि जो फ्लो प्राइस थी वो 1185 रुपीज़ प्रति शेयर पर थी, तो 5% का जो डिस्काउंट है वो लगता हुआ दिखा है, तो इसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स इस पर भी आपको नजर रखनी है। तो ये है आपके लिए कुछ खबरें आज की। आइए एक बार डालते हैं नजर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज की सबसे इंटरेस्टिंग और दमदार रिपोर्ट जो है पेटीएम पर आ रही है। लिस्टिंग से पहले अगर आप देखें तो मैक्वारी ने जो है रिपोर्ट जारी की है, कवरेज की शुरुआत की है अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, और मुझे याद आता है कि शायद ये पहला ही इंस्टेंस ऐसा है कि जब लिस्टिंग से पहले जो है रिपोर्ट आ रही है, और रिपोर्ट भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1200 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसमें फोकस और डायरेक्शन थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। साथ ही जो रेगुलेटरी चिंताएं हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और नियर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी भी की कोई विजिबिलिटी नहीं है, जिसके चलते देखिए काफ़ी नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं और कवरेज की शुरुआत की है 1200 रुपये के साथ। इसके अलावा और भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। वेदांता आज पूरे दिन चर्चा में रहेगा। JP मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 400 रुपये के लक्ष्य के लिए 338 की जो है क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि जो एंटिटीज़ अलग होने वाली डीमर्जर के माध्यम से हो सकता है कि इनमें जो है मिरर शेयर होल्डिंग यानी एक पे एक शेयर देखने को मिले। बैंक्स पर नजर रखिएगा क्योंकि मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है। HDFC बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2005 रुपये का लक्ष्य दिया है, और इसी के साथ ICICI बैंक पर भी देखें तो सिमिलर रेटिंग है, 835 का लक्ष्य दे रहे हैं। एक्सिस बैंक पर न्यूट्रल की राय है, 815 रुपये का लक्ष्य दिया है, 712 जो है कल की क्लोजिंग है। SBI लाइफ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए। SBI कांच पर भी मैक्वारी ने रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1110 रुपये के लक्ष्य के लिए, और इसी के साथ मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो इन्होंने भी सिमिलर रेटिंग दी है, 1350 रुपये का लक्ष्य दिया है। ICICI प्रू पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 750 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है यहाँ पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि HPCL पर खरीदारी की राय दी है जेफरीज ने, और लक्ष्य बढ़ाया है 370 से बढ़ाकर 410 रुपये कर दिया है, और ये कह रहे कि मार्केटिंग मार्जिन अगर आप देखें तो इनमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है नवंबर के महीने में, तो यहाँ पर नज़र रहेगी। और जो दमदार रिपोर्ट है वो तो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। दमदार देखें सर, जो पेटीएम का एक्शन हमने आते हुए देखा है, दमदार रिपोर्ट मांगे इसे या फिर धमाकेदार? धमाकेदार बिल्कुल, वाकई में। चलिए, तो ये है रिपोर्ट्स, इन पर रहेगा एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, तैयार है एक्सपर्ट्स, और वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिमी जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। मेरे पास से आज का पहला कॉल जो होगा पिक ऑफ द डे होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है, तो मुझे लगता है कि आज भी चलेगा। मार्केट थोड़ा सा सहारा दे देगा, तो इसमें 538, 545 ये दो टारगेट्स है जो कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 520 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, थोड़ा सा डिप में भी मिलता है तो भी खरीदना चाहिए। 538 से 545 का टारगेट है, और ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है। ओके, तो आपने कहा कि आज का मेरा पहला स्टॉक है, तो क्या मैं पिक ऑफ द डे में दूसरा स्टॉक भी मानूं या मार्केट खुलने के बाद आएगा वो? थोड़ा सा अनिल जी मार्केट खुलने दीजिए, क्योंकि मार्केट इतना खराब बंद हुआ था ना, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा स्टॉक देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पर पूरा मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट को लोअर लेवल से सहारा मिलता है तो मैं कंफर्म करती हूँ, मतलब अभी से मैं आपको बता देती हूँ कि 3-4 स्टॉक मैं ऐसे ही दे दूंगी। थोड़ा सा मार्केट का सहारा चाहिए लोअर लेवल। चलिए, बढ़िया, मार्केट खुलने के बाद ज्यादा अच्छा है आप दें, ताकि एक्शनेबल दिखे भी स्टॉक्स, इन पर रहेगी नजर। कुणाल जी बताइए सर, आपको क्या पसंद है? सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है मारुति को। मारुति के चार्ट को अगर आप देखें अनिल जी, शॉर्ट टर्म चार्ट ना देखें, लॉन्ग टर्म देखें, और ये बात भी याद रखें कि आज वीकली क्लोज है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है तो आज ही वीकली क्लोज होने वाला है।
अगर 8000 के ऊपर फ्राइडे का क्लोज आ जाता है मारुति में, तो मारुति में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है मारुति में भी आपको काफी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत समय से स्टॉक ने आउट परफॉर्म नहीं किया, फाइनली 8000 का लेवल पार हुआ है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की मेरी राय है। 8050 पर स्टॉप लॉस रखना है, 8050 का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है जी 8700 के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे, तो 8700 के पोजिशनल टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी करें। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स ही हैं रफ्तार में, टाटा मोटर्स के बाद मारुति पर खरीदारी करने की राय, और सीधा टारगेट 8700 का। तो बीच में कोई पड़ाव नहीं, सीधा नॉन स्टॉप है दुरंतो। अनिल जी देखिए, मारुति तो भागती भी तेजी से है अनिल जी, सरपट भागती है अनिल जी, बिल्कुल 8700 9000 के लेवल्स आएंगे अनिल जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये है मारुति पर खरीदारी करने की राय। बंसल जी, क्या है आपको पसंद? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं देख ही रहा था, अगर आपने मुझसे डिफरेंट सवाल पूछा होता तो मैं रोकता, क्योंकि मैं इसी की वेट कर रहा था जब कुणाल जी से आपने पूछा कि क्या है पसंद। तो अनिल जी, मुझे तो पसंद आ रही है आपकी टी शर्ट अनिल जी, काफी अच्छी लग रही है। ओवर कमेंट्स लिस्टेड नहीं है सर, अनलिस्टेड है। आपको जो भी राय देनी है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड, रिकमेंड तो आप कर ही नहीं सकते ना मेरी टी शर्ट। ये अनिल जी पसंद आ रही है आपसे, तो मेरे को उम्मीद थी कि आप बोलते हैं जब बॉम्बे आएंगे तो पैक करके दे दूंगा आपको। देखिए, जो मेरा है वो सब कुछ आप ही का है, लेकिन आप इतने सम्मानीय व्यक्ति है, तो आपको मैं यूज की भी कोशिश करूंगा इसकी एक जेरोक्स निकाल पाऊं, और वो जेरोक्स मैं आपको जरूर भेंट करूंगा, क्योंकि एक जैसे दो तो बनी नहीं होगी। मेरे लिए तो एक्सक्लूसिव पीस ही होगा। फिर भी बंसल जी, कोशिश करता हूँ जहां से ली है मैं पता लगाता हूँ कहाँ से ली गई है, और अगर वहां से मिले तो आपकी साइज की एक जरूर मंगवाई जाएगी, ये वादा है पक्का। थैंक यू सो मच। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरी जो पिक ऑफ द डे अनिल जी, वो कंपनी वही कॉटन बनाती है जिस कॉटन से अनिल जी आपकी टी शर्ट बनी है, और कंपनी है अरविंद लिमिटेड। इसके अंदर कल के सत्र में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, 127 127 का स्टॉप लॉस है, 141 का टारगेट है। ये टारगेट्स तो आज के लिए है, और मुझे अनिल जी ये टर्न अराउंड कंपनी लगता है। अगर इसमें कोई बाय एंड होल्ड करता है साल भर का नजरिया बना के, तो 250 रुपए के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और एक बार ये स्टॉक 170 के लेवल्स तोड़ेगा, गोइंग अहेड टूटेंगे वो लेवल, जब भी टूटेंगे तब अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा, और तब वही अदानी वाला इतिहास रिपीट होगा यहाँ पर। जिस तरीके से अदानी जब अनचार्टेड टेरिटरी में गया था, तो उसने एक ऐतिहासिक लेवल डीमर्जर वाले लेवल्स को तोड़ा था। तो इस कंपनी के अंदर से भी ये काफी अनूप इंजीनियरिंग, अरविंद फैशन कंपनीज का जन्म हुआ है, और टेक्निकली डाउनसाइड कैप लगती है। ट्रेडिंग के नजरिए से आज के लिए 127 का स्टॉप लॉस है, वो टारगेट्स दे दिए, और निवेश के लिए भी परफेक्ट कैंडिडेट है। ओके, तो ये है आपके लिए निवेश के लिए परफेक्ट कैंडिडेट अरविंद लिमिटेड, और हमारा एसआईपी पिक भी रहा है, और ये एसआईपी पिक हमें पसंद भी आता हुआ दिखा है, तो वहां से काफी अच्छे रिटर्न दिए, अब भी देंगे। टेक्सटाइल स्टॉक्स में भरपूर तेजी है। 80 के लेवल पर हमने रेकमेंड किया था ये 10 मई को। 80 के लेवल पर 10 मई को अरविंद लिमिटेड हमने रेकमेंड किया। 80 वाला लगभग 75% बढ़ चुका है। चलिए ठीक है, बढ़िया है, एंजॉय कीजिए। आइए, सेठी साहब हैं तैयार। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। देखिए अनिल जी, बाजार में आज हल्की सी गिरावट के साथ बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं, मतलब फ्लैटिंग मानना चाहिए। 5 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। मुझे लगता है आज का दिन रिकवरी का दिन होना चाहिए, बट सिर्फ एक ही दिक्कत है कि कल हमारे यहाँ हॉलीडे है, जबकि इंटरनेशनली सब बाजार काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सबड्यूड रहे मार्केट, बट अदरवाइज आई वाज एक्सपेक्टिंग रिकवरी टुडे। बाकी अनिल जी, जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है, वो कल दोपहर को जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था फ्यूचर स्पेस का, वही स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, जो कि कल दोपहर को मैंने 1635 के लेवल पे रिकमेंड किया, बट वो बंद हुआ 1647 शायद, जो F&O के लेवल की बात कर रहा हूँ, जो नवंबर फ्यूचर्स के लेवल, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा जो टारगेट है वो 1690 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 1620। ये स्टॉक आज खबर में फोकस में रहेगा, बिकॉज आज इनकी बोर्ड मीटिंग है फंड रेज के लिए, और मेरा ये मानना है कि जो इनका जापानीज पार्टनर है कुबोटा कॉर्पोरेशन, वो इसमें कंट्रोलिंग स्टेक के लिए आप ले सकता है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। तो ऑल इन ऑल इस स्टॉक पे बुलिश हो, और मुझे लगता है आज ये स्टॉक 1690 के टारगेट्स बिल्कुल अचीव करना चाहिए। ओके, तो 1690 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए एस्कॉर्ट्स में सेठी साहब की तरफ से। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज और नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक अभी चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है पावर ग्रिड।
पावर ग्रिड के अंदर मोमेंटम बना है। पावर ग्रिड एक स्टॉक के अंदर पिछले 3 दिनों में जब मार्केट्स में गिरावट आई है, पावर ग्रिड ने तेजी करी है। कल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई और रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं। पावर ग्रिड ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें 198 से 200 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 185 186 का सपोर्ट है, तो 186 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 198 से 200 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड, अच्छा ये स्टॉक भी कोई रिकमेंड करता है आजकल? क्या बात है, बड़े लंबे समय बाद आया है, रडार पे आया है सुमित जी ने। सुमित जी का तो काम ही है, जिन लोगों को कोई ना उठाए, जिन शेयरों को मतलब, उनको सुमित जी उठाने का काम करते हैं। तो पावर ग्रिड में पावर लौटेगा 186 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 198 और 200 का। सेठी साहब के पास तो लिस्ट लंबी होती है, तो पहला तो पिक ऑफ द डे उन्होंने एस्कॉर्ट्स दे ही दिया, लेकिन सेठी साहब बाकी स्टॉक्स बताएं एफएनओ के जो आपके रडार पे हैं आज। बिल्कुल, और 4 स्टॉक का रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा आपका पसंदीदा आईटीसी, जो कि कल 240 के लेवल पे बंद हुआ। इस पे आज खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 245, दूसरा 250 और स्टॉप लॉस रखना 235 का। एक जबरदस्त अंडरवैल्यूड कंपनी है और आजकल खबरें भी चल रही है कि अपना जो इन्फोटेक डिवीजन है उसको डीमर्ज करने के लिए बोर्ड मीटिंग कॉल कर सकती है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। एक वैल्यू अनलॉकिंग का बिल्कुल कैंडिडेट है। तीसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, जो कल बहुत अच्छी तेजी में था, बट इस स्टॉक में लग रहा कुछ हो रहा है। और इस स्टॉक को और इसकी जो डीमर्जर के पहले जो केपीआईटी जो इसकी सिस्टर कंपनी थी, उसका दोनों में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा करना चाहिए। आज के मेरे टारगेट है इसके 490 के, स्टॉप लॉस 470। चौथा स्टॉक है टाटा ग्रुप का टाटा पावर, जो कि एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। बाजार में थोड़ी भी तेजी होगी तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 260 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक और स्टॉक जो कि कॉमन पसंदीदा स्टॉक है, डेल्टा कॉप। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 505, दूसरा 510 का और 490 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। आईटीसी खरीदे, 235 का स्टॉप लॉस, 245 और 250 के टारगेट रखें। जरा एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस सारे स्टॉक्स के दिखा दें ताकि लोग नोट कर पाएं। बिरला सॉफ्ट ये 475 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। सेठी साहब एक बार बिरला सॉफ्ट के स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं जरा। 490 का टारगेट है और 470 का स्टॉप लॉस। 470 490। ओके, टाटा पावर आई चुका है आपके लिए, 260 ये है आपके लिए एक टारगेट और 245 का स्टॉप लॉस लगाकर 260 के लिए आपको टाटा पावर में करनी है खरीदारी। और डेल्टा कॉप, डेल्टा कॉप के टारगेट थोड़े इसको 300 कर देते हैं सर। आई थिंक 200 रुपए बढ़ा दिया सेठी साहब। सेठी साहब से 500 नहीं हो पाएगा। सेठी साहब डेल्टा कॉप के टारगेट और स्टॉप लॉस बोलिए एक बार जरा फिर से। नहीं गलती हो गई अनिल जी। डेल्टा कॉप 298 के लेवल पे कल बंद हुआ ना, तो डेल्टा कॉप में वही 305 और 310 के टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस। 305 310 के टारगेट। ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में ऐसा है कि डेल्टा 500 हो जाएगा, है तो बता दो ऐसा। अनिल जी, डाउन द लाइन डेफिनेटली हो सकता है, मतलब आए ना, दिल की बात बाहर आ गई ना, ये मालूम नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकता है डेल्टा को। हम पता, हम आपके मन की बात समझ लेते हैं बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना है। हाँ बिल्कुल, मन की बात हम समझ लेते, पढ़ लेते हैं दूर से ही। आइए, पालिया साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टॉक रहेगा वो आईटी स्टॉक्स में से रहेगा और कोफोर्ज हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से कल के सेशन में स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है और स्टॉक में जिस तरीके से डेली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से 5,950 से लेके 6,000 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल पे 5,839 के आसपास कैश मार्केट में क्लोज था कल का। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 5,790 का। टारगेट होंगे ड्यूरिंग द डे के 5,900 5,940 तक के 5,900 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। कोफोर्ज में ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा है, कल भी 2% मजबूत था। पिछले 2 दिनों से बढ़िया प्रदर्शन कोफोर्ज का होता हुआ दिखा है बाजार में आपके लिए। एस्कॉर्ट्स पर तो राय दे ही दी सेठी साहब ने, लेकिन सेठी साहब एक और स्टॉक पर आपको राय देनी है और वो है वेदांता, जिसकी रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी है। कंपनी कमेटी बना रही है, एडवाइजर्स अपॉइंट कर रही है और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में विचार किया जाएगा आगे चलते हुए। बताएं सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और शेयर होल्डर्स जिनके पास वेदांता है क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल होल्ड करना है और मौका मिले तो खरीदारी करनी है। तो मीडियम से लंबी अवधि में तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में आएंगे।
बाकी अनिल जी, ये स्टॉक में आज ये जो खबर है डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी और इनका खास करके मुझे लगता है जो ऑयल एंड गैस के कारोबार को अलग करने का निर्णय है वो डेफिनेटली कुछ वहां पे बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है फ्यूचर में कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी आ सकता है, बीपीसीएल के लिए बोली भी लगा सकते हैं या सीरियसली बीपीसीएल को परस्यू कर सकते हैं। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट पिछले 3-4 दिनों में जहां एक और हमने देखा सभी मेटल स्टॉक्स में एक मार्केट मची है, सब 5 से 10% टूटे हैं। ये स्टॉक नीचे से अच्छा एक तेजी में था, कल भी खराब बाजार में बाकी मेटल स्टॉक जहां पे खराब हो रहे थे वहां इस स्टॉक ने अच्छा किया और पिछले एक वीक में तो मुझे लगता है 305-310 के लेवल से 340 के लेवल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक ओपनिंग या नीजर के एक अच्छा पॉजिटिव खुलना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए बिकॉज लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है। बाकी ओवरऑल इस स्टॉक पे बुलिश हूं, अभी भी किसी को बेचना नहीं है, बिल्कुल रखना है। आने वाले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में दिख सकते हैं। ओके, साल भर का आपका व्यू है, 6 से 12 महीने का व्यू है, तो कमजोरी में करें खरीदारी, ये राय वेदांता पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं उन पर फोकस किया जाए। कल्पतरु पावर, सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी हिस्सेदारी 16 नवंबर को खरीदी है, हल्की फुल्की खरीदारी की है परसों के सेशन में, नहीं सॉरी 16, हाँ परसों ही था, आज 18 हो गया ना, हाँ। तो परसों खरीदारी की है, अब उनकी हिस्सेदारी 5.2% के आसपास हो चुकी है। कल्पतरु पावर चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी साइडवेज चल रहा है स्टॉक के अंदर 425 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 425 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर कल्पतरु पावर में एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। तो 425 का लेवल टूटने पे 440 से 450 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 410-411 रुपए के आसपास है, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ओके, पोजीशन को होल्ड किया जाए, ये राय है आपके लिए कल्पतरु पावर में। सेठी साहब, जूते चप्पल वाले शेयरों पे राय दीजिए अपनी। ये एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही, पीयूष गोयल साहब है, उनका बयान आया है कि भाई गल्फ कंट्रीज हुए हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश ऐसे हैं जिनके इन देशों में ना हिंदुस्तान यहाँ से लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता है और वहाँ से ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहता है। तो मतलब यहाँ की कंपनियों को बाहर ड्यूटी फ्री शॉप्स में जूते बेचने की एक्सेस मिल सकती है। इस तरह की बातचीत चल रही है, सेंटिमेंट के लिए आज से अच्छी होगी नहीं होगी कब वो देखने वाली बात है। कोई स्टॉक है जो आपके ध्यान में आता है जहां आपको लगता है खरीदारी की जाए या फिर हो जाने दे इसे? अनिल जी, वैसे तो देखिए सेक्टर के लिए तो न्यूज पॉजिटिव है, बट फॉर पर्सनल रीजंस इस सेक्टर के स्टॉक्स ना मैं इन्वेस्ट करता हूं ना रिकमेंड करता हूं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू समबडी एल्स। किसको पूछूं, आप ही बताओ। फंडामेंटल है, अभी किसको पूछेंगे। ओके अब आपको पता चला एंकर का काम कितना मुश्किल होता है। आपको एक सवाल पूछने के लिए बोला, देखो आपको सोचना पड़ा कितना। देखो मैं और दीप कितना सोच के कितना मुश्किल काम, दीप हम दोनों कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हम दोनों म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं एक दूसरे की। चलिए।